अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हमने 2-3 इशूज़ हैं जिस पर बात करनी है। वफाकी हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है। ये क्यों किया है फैसला? खुद से प्लान किया हुआ था या फिर अपोजिशन की तरफ से या मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से? मरियम साहिबा वहाँ पर कैंपेन कर रही हैं, उसका कोई मामला था? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। एहतसाब का हुकूमती बयानिया जो है वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि कई ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद हमें दिख रहा है कि एहतसाब होता रुकता चलता दिखाई देता है, लेकिन अमलन जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचता नहीं दिखाई देता। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है और जो है वो इत्तेहादियों में हुकूमत ने जो है वो वजारतें भी देना शुरू कर दी हैं। 2-4 मामलात हैं। कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस पर भी बात करेंगे। तो मैं ज़रा मेहमानों का और अपने तज्जियाकार जो है उनका तारुफ करा दूं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे क्योंकि वो ताशकंद में हैं, वहाँ पर जो है वो उनसे हम बात करेंगे। और स्टूडियो में ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। शहबाज गिल साहब से ज़रा आज जो हम सारी ये बातें हैं, सवालात उनके सामने रखेंगे कैबिनेट के इजलास के बाद से सारी चीज़ों पर। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके सामने एक सवाल रख देता हूं ताकि फिर उसके बाद आप लोगों का तज्जिया भी इसके ऊपर ले लेंगे कि ये जो ऐलान किया गया है, ये जरा फवाद चौधरी साहब ने जो इससे मुतालिक बात की है जरा वो सुनवाइएगा शॉर्ट पहले। काबीना ने पाक फौज के लिए जारी बुनियादी तनख्वाह रनिंग बेसिक पे पर 15% स्पेशल अलाउंस 2021 देने की मंजूरी दी है। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको ये बता दूं कि 2 सालों से फौज की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ। अच्छा जी, ये तो उन्होंने कह दिया कि 2 सालों से ये तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई थी। मरियम नवाज साहबा ने इससे मुताल्लिक क्या बात की थी, जरा वो सुनवाइए। इन फौजी भाइयों की तनख्वाहें, बेटों की तनख्वाहें आखिरी बार कब बढ़ी थी? नवाज शरीफ के दौर में। चलें जी, एक और आपको इनका मरियम नवाज साहबा का जो है वो शॉर्ट सुनवाते हैं, जो उनका इंस्टेंट कनेक्शन वहां पर हुआ फौज पाकिस्तान के जवानों से। जगह जगह मुझे पाक फौज के जवान नजर आए जो दुश्मन से हमारी हिफाजत करते हैं। मुझे हर उस बच्चे में जो पाक फौज की वर्दी पहनकर खड़ा था, वतन की हिफाजत के लिए खड़ा था, मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। मैंने भी उनको सलाम किया और उनकी अक्सरियत ने सलूट किया। तो मुझे वो जो एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है वो मेरा बना उनके साथ। जी, मरियम साहबा कहती हैं इंस्टेंट कनेक्शन बना। पीपल्स पार्टी ने कहा हम भी फौज पाकिस्तान की तनख्वाहें बढ़ाते रहे। PMLN ने कहा हम आखिरी तनख्वाह हमारे दौर में बढ़ी। 2 साल आपकी हुकूमत नहीं बढ़ा सकी। और अपोजिशन ने यही कहा कि इनसे तो ये भी नहीं हो सका कि ये जो है वो हमारे सिपाही जो जान देते हैं और जो बॉर्डर की हिफाजत करते हैं उसकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। अब आप लोगों ने बढ़ाई है, ये क्या सारा मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और चौधरी गुलाम हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पहले तो मैं जवाब दे दूं तनख्वाहों का, तो वो लॉजिक फवाद साहब ने बता दी कि कुछ ना कुछ तनख्वाहें सिविलियन इदारों की बढ़ी थी, फ़ौज ने खुद से कुर्बानी दी थी और 2 साल तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई थी। तो उसलिए उसको मैच करने के लिए ये कोई 15 तकरीबन 10 से 12 दिन पहले ये समरी बनी थी, ये मूव हुई। समरी के आप दोनों जानते हैं गवर्नमेंट का जो मैकेनिज़्म होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हुए, अप्रूवल होते हुए, मरियम साहबा ने एक दिन पहले इसीलिए बयान दे दिया कि वो समरी फाइनेंस से दूसरी जगहों से अप्रूव होकर कैबिनेट के सामने पेश हो गई थी। कैबिनेट का एजेंडा भी टीवी पे आ चुका था। वहीं से मरियम साहबा को कहीं से पता चला कि कल ये फ़ौज की तनख्वाह बढ़ाने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वही फ़ौज है जो हमें दुश्मनों से बचाती है। बिल्कुल, जंदाल जैसे दुश्मनों से हमें बचाती है, ये वही फ़ौज है। ये वही फ़ौज है जिसके एक जनरल, जब आप मोदी को अपने घर के ऊपर ऊफा डिक्लेरेशन से कश्मीर का नाम निकालने पर मोदी आपको इनाम देने आया था, वापस आपको ग्रेटिट्यूड करने आया था, और आपको सलामती के इदारे आपके वालिद साहब से रब्ता करते रहे कि वहाँ पर सलामती के इदारों का भी कोई शख्स होना चाहिए, और वो लाहौर एयरपोर्ट पर एक बैठे रहे साहब, और इन्होंने किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी। बिल्कुल वही फ़ौज है जो इस मुल्क की बिल्कुल करती है। लेकिन यहाँ मसला क्या है? मसला इनकी स्टेटमेंट में अगर आप दोबारा चलाएं, उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौजी जवानों को सलाम किया, उन्होंने वापसी में मुझे सलूट किया। बीबी को खुदा का खौफ कर, ये फ़ौज की बात कर रही है, पंजाब पुलिस की बात कर रही है।
यही तो आपका और आपके बाप का शौक था कि आपने फौज को पंजाब पुलिस बनाना है। फौज वाले हमें क्यों सलूट करेंगे सियासतदानों को? वो अपने उनके रैंक एंड फाइल होते हैं, उसमें वो सलूट करते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। आप किस चक्कर में, कहाँ की राजकुमारी हैं आप? ये कोई बादशाह की फौज है कि आप उनको सलाम करेंगी तो वो वापस आपको सलूट करेंगे? फौजी जो जवान होता है वो अपने डिसिप्लिन में होता है। तो ये बुनियादी तौर पर वो जो ख्वाहिश थी कि इसको पंजाब पुलिस बनाया जाए, जो नहीं पूरी हो सकी, कि जैसे आपने यहाँ एक एसपी साहबा देखी थी जिन्होंने जब ये कन्विक्ट होने के लिए अदालत पहुंची पेशी थी, पर वो थी पेशी पे जहां से इन्हें कैलबरी, धोखासाजी, फ्रॉड, जालसाजी पर मरियम साहबा को सजा हुई थी, बाहर उन्होंने बड़ा झुक के तकरीबन इनके पाँव को ही उन्होंने पकड़ लिया था एसपी साहबा ने और सलूट ठोका था उन्होंने। वो शायद उसी तरह की एसपी साहबा ये चाहते हैं दूसरे इदारों के अंदर। फौज, पंजाब पुलिस या उस तरह के इदारे ये नहीं, जैसे अब पंजाब पुलिस बेहतर हो रही है लेकिन ये तबाह करके गए थे। फौज वो इदारा नहीं है। फौज इनको बिल्कुल किसी ने सलूट नहीं किया होगा। शी इज ट्राइंग टू डिवाइड बिटवीन द लोअर रैंक्स जो हमारे ऑफिसर्स हैं एंड हायर रैंक जो ऑफिसर्स हैं, इस तरह की बातें करके कि फलां हमें सलूट कर रहा और फलां। आपको बीबी किसी ने सलूट नहीं किया। आजकल तो आपको आपके चचा सलूट नहीं करते जो पहले किया करते थे। आपके अब मसाइल और हैं। चौई साहब, कैबिनेट की बातें कौन बता रहा है उनको कि उनको 1-2 दिन पहले पता चल जाए? सबको था वो तो मीडिया पे था, सारों को पता था कि ये बढ़ रही है तनख्वाहें जो है वो ना बढ़ाई। बड़ी पिन पॉइंट करके स्पेसिफिकली कहा कि आखिरी बार तनख्वाह कब बढ़ी थी और एक दिन बाद जो है वो कैबिनेट में ये फैसला अप्रूवल हो चुकी थी पहले से। 15% इन्होंने बढ़ाई है, लेकिन वो नॉन इश्यूज को बना रहे हैं। इन लोगों ने जनरल बाजवा और फैज का वहां गिराव कर लिया नून लीग वालों ने कि जी हमारी सुने तो हमें मौका दे, तो उन्हें और हम में शामिल है मरियम भी। और जब तक आप पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा पर और दूसरे अहदेदारों पर हमले बंद नहीं करते, जवानों ने मुझको सलूट किया, मैंने उनको किया, उन्होंने मुझको देखा, मैं उसको देखा, क्या बातें कर रहे हो? क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो चाहते फौज को? इतने बड़े मुकद्दस अदारे के जो खून दे रहे हैं, आज भी उनके हमारे शहीद हुए हैं और रोज कुर्बानी दे रहे हैं। तुम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों में खेलते हो, गमाशते बने हुए हो। और आपको ये नोट कर लें, जब तक इस बयानिए से जो नवाज शरीफ और मरियम और फजल रहमान ने 16 सितंबर से शुरू किया हुआ है पिछले साल से, इसके ऊपर माफ़ी नहीं कौम से मांगते, फौज से नहीं मांगते, और फौज के सिपह सलार और सिपाही के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो इसकी चेन ऑफ कमांड है इस फौज की, दुनिया की बहुत कम देखी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डिलीवरिंग एंड पाकिस्तान हैज मूव फॉरवर्ड अंडर दिस लीडरशिप and this military leadership and this political leadership। जी साबिर साहब, जो मरियम साहबा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मेरा एक इंस्टेंट कनेक्शन वहां डेवलप हुआ, तो साबिर साहब से राब्ता मेरा ख्याल है दोबारा मुनक़ता हो गया है। आपका इंस्टेंट नहीं हो रहा, मेरा तो इंस्टेंट हो गया है, उनका इंस्टेंट कनेक्शन नहीं हो रहा साबिर साहब का। तो मेरा ख्याल है चलें साबिर साहब आएंगे तो इस पर पूछेंगे। वैसे ये बात है कि ये उस ज़माने में जब ये पनामा के बाद ये बहस बहुत शुरू हुई और पनामा के बाद भी 2-3 साल ये सिलसिला चलता रहा, जिसमें फ़ौजी क़यादत और जवानों से मुतालिक अलग-अलग बयान है कि हम जवानों के साथ हैं लेकिन उन अफसरों या उन जर्नैलों के साथ नहीं है जो ये सब कुछ करते हैं। सो उस वक्त भी ये बात बहुत दफ़ा टीवी पे बैठ के हमने भी ये बात नहीं मैं हर यंग एंकर जो है वो नून लीग के तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के साथ है, लेकिन उनके जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो मुल्क दुश्मन हैं, उनके साथ नहीं है। मैं आपको यही बात मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि उस वक्त भी आर्गुमेंट यही हमने भी दिया कि जब आपकी लीडरशिप की और आपके वोटर की रिफ्ट पे बात की जाए तो आप कहते हैं कि नहीं हम एक हैं, हमारा वोटर भी वही है जो हम कह रहे हैं, और लीडरशिप को हम जब हम पॉइंट आउट करके कहते हैं कि जी लीडरशिप वाला मामला अलग है और पार्टियां रहनी चाहिए। रियासती अदारों पर उन्होंने आगे से करने का इनको किसने लाइसेंस दिया है? प्लीज लेट मी। सर अब वो रियलाइज कर गए हैं नेशनल सिक्योरिटी में, उन्होंने जाके बड़े अच्छे बिहेवियर दिए हैं, अपना माफीनामा दाखिल करें, वो और लोगों ने किए हैं, वो आपका ऑन एयर मुतालबा उनको जा रहा है। उन्होंने अब अच्छा बिहेव किया है वहां पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की है। उन्होंने बल्कि ये तक कहा है कि आपकी पॉलिसी जो है हम उसको दाद देते हैं, आपने अड्डे देने से मना किया। आगे से जवाब आया कि ये तो हमारी पॉलिसी कहीं और से आई है। सो लेकिन बहरहाल ये सब सूरत हाल है। जरा एहतसाब पे आ जाएं क्योंकि साबिर साहब तो लाइन पे नहीं आ पा रहे, तो हम एहतसाब पर आ जाते हैं मेरा ख्याल है। मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं सिर्फ थोड़ी सी। मुझे ये बड़ी हैरानी हुई, फ़र्ज़ करें मैं अगर किसी शख्स को कहता हूँ कि मुझे आप में फ़लाँ बंदा नज़र आता है तो कोई मुमासलत होनी चाहिए ना।
एक फ़ौजी जवान जो हक हलाल के चंद हज़ार के ऊपर, चंद हज़ार तनख्वाह होती है उसकी, और हक हलाल की तनख्वाह होती है, और उस पर वो एक वतन के साथ उसका एग्रीमेंट होता है और उस पर जाके वो अपनी उस मोटिवेशन से जान देता है। और इन कंपैरिजन जो जुनेद, उनका पूरा नाम भी नहीं लिया उन्होंने कहा मोहम्मद जुनेद मेरे बेटे का, उनका पूरा नाम है मोहम्मद जुनेद सफदर। ये सफदर साहब को हर जगह पे पता नहीं क्यों माइनस किया जाता है, नहीं करना चाहिए। उनका पूरा नाम है मोहम्मद जुनेद सफदर। तो मोहम्मद जुनेद सफदर साहब जो है वो तो उधर खेलते हैं पोलो, उनका यूनिफॉर्म तो पोलो होता है, और यहां पर जो यूनिफॉर्म में नजर आए वो बेचारे हक हलाल से अपनी जानें दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। जुनेद साहब ने कभी प्याज नहीं काटा होगा जिंदगी में, जो अरबों रुपए की करप्शन है उसके ऊपर वो वहां पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, पोलो खेल रहे हैं। तो ये ममासलत क्या है, कंपैरिजन क्या है, इनमें कैसे इनको वो नजर आ सकता है? तो अब इनको फौज के अंदर, मैंने कल परसों भी कहा था, भले मियाँ साहब नजर आए, भले मोहम्मद जुनेद सफदर साहब नजर आए, लेकिन अब NRO नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत दफ़ा हो चुका। वो वसीतर मुल्की मफाद, कई दफ़ा ये हो जाता है कि चलो सारे मिलके नेशनल इंटरेस्ट, फलाना इंटरेस्ट, इसमें कौम के साथ बहुत कुछ हो चुका। अब मेरा ख्याल सबको ये समझ आ गई है कि ये तरस खा के मुल्क नहीं चलना। जिसने क्राइम किया, आज की आप खबर नहीं देखते जो रिंग रोड के ऊपर हुआ है, क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ कि ग्रेड 21 का सिटिंग ऑफिसर जो है, जो किसी गवर्नमेंट के अपने अंदर से वो गिरफ्तार हो और उसको एंटी करप्शन जो है वो गिरफ्तार करे। अब ये मसाइल हमारे ये हैं कि हमारा लीगल सिस्टम ऐसा है कि वो बंदा पकड़ते हैं, दूसरे चौथे दिन वो जमानत लेके बाहर निकल जाता है। अब ये हमने चीज़ों को वक्त के साथ साथ दुरुस्त करना है। हमारे पास वो मेजॉरिटी होती पार्लियामेंट के अंदर तो हम उन चीज़ों को भी ज़रूर करते। अच्छा, अब आपने बात की है लीगल सिस्टम की और अदालतों की, उस पर तो ऑपोजिशन का भी ये कहना है कि जो है वो हमें वहाँ जो ये केस बनाते हैं और वहाँ से जो है वो अदालतें इनको उठा के वापस कर देती हैं, फेंक देती हैं। पर ज़रा सुनवाइएगा जी क्या बात। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। अदालत शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। अदालत वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। आपका बयानिया उन्होंने कहा है कि जमीन के बल मुंह पर पड़ा है, और अभी आप भी यही कह रहे हैं कि लोगों को पकड़ते हैं अदालतों से रिलीफ मिलता है। अब तो वो बंद हो गई। मैं छोटा होता था, एक सिलिका सिलाई मशीन होती थी, वो दूसरी मशीनों से ज्यादा सिलाई करती थी तेज। तो बाजी जो हमारी हैं ये उसी स्पीड से झूठ बोलती हैं। सिलिका जो है ना स्टिचिंग मशीन, उसके बराबर स्पीड से ना ये उसी बखे से और उसी स्पीड से झूठ बोलती हैं। नवाज शरीफ पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, वो जेल हुए हुए हैं, उनको सज़ा हुई है, वो एक मफरूर मुजरिम है, यहाँ से बीमारी के बहाने भाग के गए, वापस नहीं आ रहे, आएंगे तो सीधा लैंड करेंगे। तो पहला झूठ। दूसरा, शहबाज शरीफ पे कोई चीज़ साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ से जो अदालत या इन्वेस्टिगेशन अदारे सवाल पूछते होंगे तो मैनू नहीं पता, सलमान शहबाज नू पता है, हमजा शहबाज नू पता है। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो पकड़ी गई है, जो अकाउंट्स के अंदर है, आपके ड्राइवर्स के अंदर, आपके अभी सिर्फ ज़मानत मिली है। ज़मानत का मतलब ये होता है कि ये केस ट्रायल होना है, अभी आप ज़मानत पे हैं। अगर आप पे जुर्म साबित हुआ तो आप तो ना शहबाज शरीफ को कोई ऐसी चीज़ मिली है। अभी अगर आप ख्वाजा आसिफ की बात करें तो वो भी अभी यही है कि वो ज़मानत पे हैं। तो ज़मानत तो हमारे मुल्क में भले थोड़ी सी मुश्किल मिलती है, लंबे टाइम में मिलती है ज़मानत। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो फ़ौरन ज़मानत मिलती है ऐसे केसेस में स्पेशली, और आप बाहर रह के जेल से अपना ट्रायल फेस करते हैं और जैसे ही ट्रायल होता है तो आपको जेल में डाल देते हैं। इवन इससे संगीन मुकदमों में भी, ये तो माल पानी खाने का है, इवन जो कत्ल के क्राइम होते हैं, दूसरे क्राइम होते हैं, उनमें भी वहाँ ज़मानत मिलती है जब तक कि आप पे ऊपर साबित नहीं हो जाता कि आपने वो कत्ल किया है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो अमेरिका के अंदर बाद में 20-20 साल जेल काटते हैं, जब वो ज़मानत पे होते हैं तो वो बेगुनाह हो जाते हैं। नहीं, अभी आपका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। ये खुद एक मुजरमा है, इनको खुद एक अदालत सजा दे चुकी है, इनकी खुद अपील के अंदर है एक अदालत के अंदर। तो जो बोल रही है खुद से, उनको खुद से अदालत ने विंडिकेट नहीं किया हुआ, सिर्फ एक खातून होने के नाते टेम्परेरी रिलीफ दिया हुआ है, और वो जमानत है जो टेम्परेरी रिलीफ है। ये खुद एक कन्विक्टेड मुजरमा है इस टाइम। तो झूठ बोलने का आप क्या जवाब दे सकते हैं? झूठ जितना मर्जी बोलो। ओके, साबिर साहब मौजूद है हमारे साथ लाइन पर? साबिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल जी। साबिर साहब, मरियम साहिबा ने जलसे में कहा कि जी आखिरी दफा अफवाज की तनख्वाह जो है वो बढ़ाई मियाँ साहब ने, और कैबिनेट ने फैसला किया तनख्वाहें बढ़ाने का। अपोजिशन ये तासुर देती है कि जी हम इनको बता रहे हैं कि हम हैं जिन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई।
और हुकूमत ने अब ये बढ़ा दिया है। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये इनको पहले से लीक हो गया था, पता चल गया था खबर के, इनको नहीं, सबको पता था पूरे कि ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने ये बात की है। और उधर मरियम साहब ने कहा है कि मेरा एक इंस्टेंट कनेक्शन डेवलप हुआ कैंपेन में कश्मीर में, और तनख्वाहों का हवाला भी दिया। असल में एक तो ये बात उन्होंने 2 वजह से की है मरियम साहबा ने। एक तो वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देना चाहती कि जिससे फौज के हमलेट ना हो करें। हमलेशन वो हर सूरत में कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई धमकी रहती है जिसकी वजह से फौज पे वो जरूर कोई ना कोई निश्चित चलाती हैं, क्योंकि वो अंडर प्रेशर भी हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और वो पुराना नैरेटिव जो है वो भी उनको वापस लेना पड़ रहा है। अब उस तरफ नहीं आ रही, बल्कि अब फौज पर सो कॉल्ड एहसानात जो हैं वो जितवाना जा रही हैं। हालांकि वो ज़ाहिर अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं दे रही, कौमी खजाने से वफाकी हुकूमत फैसला करती है और तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। तो वो इसी वजह से वो शौकत खानम को अगर कोई प्लॉट किया तो वो भी कहते हैं कि वो हमारा प्लॉट था, और इसी तरीके से अगर कोई उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट किया तो वो कहते हैं कि वो हमने किया था सपोर्ट शौकत खानम को। ये सारी चीज़ें, और मशीनरी इम्पोर्ट हुई थी तो उसमें जो छूट दी ड्यूटी वो भी हमने दी थी, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि जब आप सिस्टम में इन हों और आपके अंदर सिस्टम में मौजूद लोग बैठे हों तो वो बताते रहते हैं। मैं आपको एक अपना मिसाल दे देता हूँ। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे और हम ज़रा उस वक्त हमारे अच्छे ताल्लुकात थे जमीयत से, और जमीयत को सारा पता होता था कि आइंदा बजट क्या आ रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में कितनी बसें आएंगी आइंदा माली साल में, कितने लोटे आने हैं, कितने बिस्तर आने हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास पहले से होती थी। तो जमीयत वाले वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को शेयर भी कर लेते थे, ये बजट है, 40 बसें आ रही हैं, 20 कारें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो एक कैंपेन चलाते होते थे बाकायदा, बस 4-5 दिन पहले हफ्ता मुतालबात मनाते थे। वो यूनियन तो 3 हफ्ता मुतालबात मनवाते थे, और ठीक हफ्ते के बाद जैसे ही हफ्ता मुतालबात ख़त्म होते थे, मुज़ाकरात होते थे और वाइस चांसलर साहब की तरफ से जिसकी जानी करवा दी जाती थी कि जनाब ये हो रहा है। तो मरियम साहबा भी यही कर रहे हैं। उनको ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो बता देते हैं कि ये काम होना है, और क्योंकि सैलरी सरकारी मुलाजमिन की दीगर मुलाजमिन की बढ़ी है तो ये पॉसिबल नहीं था कि एक मुलाजिम की बढ़ जाए और दूसरी की ना बढ़े। तो ये मामला है। लेकिन अभी साबिर साहब, अब जरा ये जो हम एहतसाब वाली बात कर रहे थे, अभी शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, हमने 20 ग्रेड 21 ग्रेड के ऑफिसर भी हम जो है वो पकड़ दें, लेकिन निज़ाम ऐसा है कि वो फिर जमानतों पर रिहा हो जाते हैं। इन्हीं जमानतों की बेसिस पर मरियम साहब ने भी आज बयान दिया, और उन्होंने कहा कि भाई देखें शाहिद साहब के केस में क्या हुआ, दूसरे केसेस में क्या हुआ, सबकी लिस्ट बताइए, अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है। उन्होंने कहा कि किस तरह अदालत ने दे मारे आपके मुंह के ऊपर जो आपके बनाए हुए केसेस थे। तो साथ ही अपोजिशन का एतराज़ नैब पे, गवर्नमेंट का भी अब एतराज़ नैब पर। जो शौकत तरीन साहब ने स्टेटमेंट दिया, जरा मैं वो सुनवाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। नैब की तरफ से इसकी वजाहत और तरदीद है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी को वो काम नहीं करने देते, ये वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। जरा सुनवाइएगा। क्या इस कानून में तब्दीली होने जा रही है नैब के? सर करना है, इसका करना इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे चंद हफ्तों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अब कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें 2 राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं, दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि डर रहे हैं लोग, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे। आज तो रिंग रोड वाले फिर वो अरेस्ट भी हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि नैब ने भी तरदीद की है। नैब ने कहा है कि भाई ऐसा हरगिज़ नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। बट ऑपोजिशन भी, हुकूमत भी, वजीर भी और मुखालिफ भी और हमायती भी सभी कहते हैं कि जी ये काम इसलिए नहीं चल पा रहा। असल से मुआशरा जब करप्शन में करप्शन के दलदल में धंस जाए और यहाँ लोगों का ख्याल हो कि करप्शन के बगैर हम मर जाएंगे और अगले वक्त की रोटी नहीं पूरी होगी हमारी, यानी एक तस्वर बना के उस पर काम और अमल पैरा है। नोबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ करप्शन। बदनवानी, रिश्वतस्तानी, लूट मार, चोरी, डाका, ये एक रिवाज पा गया हुआ यहाँ। नैब क्या करे और बाकी क्या करे, नोबडी वांट्स इट। लेकिन
इमरान खान जो है वो उनका एक कौम से वादा है कि मैं यानी चोरों डाकुओं के गले में रस्सा भी डालूंगा और रिकवरी भी कराऊंगा, तो ये उससे नहीं भाग रहे। हाँ, ये क्या आप ये जो घोंसला इन्होंने बनाया हुआ है, हाँ इनके वजीर हों या साबिक गवर्नमेंट के लोग हों कि जी नैब जो है ना वो काम नहीं कर, वो भाई जिसने सीधा काम करना है उसको नैब क्या कहती है। आप यहाँ आके आदिल अब्बासी साहब अपना काम करें तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू नैब और एफआईए और एनीबॉडी? क्या मतलब है? मतलब ये है कि कोई बंदा इस मुल्क में चाहता ही नहीं कि लूट मार के जो दलदादा हैं उनके गले में रस्सा डाला जाए, उनको पकड़ के उनसे पैसा रिकवर जाए। ये इट हैज बिकम कन्वीनियंट। लेकिन अब इनकी अगर गवर्नमेंट ही नहीं चल रही, वजीर खजाना कह रहे हैं, कौन सी नहीं चल रही? वो कह रहे वजीर खजाना से उन्होंने कवानीन में तरमीम हो सकती है दिया था सर। उसकी तो आज वजीर आज़म पाकिस्तान से 2-3 घंटे पहले बात हुई है, उन्होंने कहा शौकत तरीन हैज मेड द डिफरेंस। उन्होंने काफी चीजें जो है इकोनॉमी की बेहतर डायरेक्शन में, बट हमने तो उनका शॉर्ट चलाया ना अभी सामने। और नंबर साहब, मैं गिल साहब जरा ये बताएं, आपकी हुकूमत नैब कवानीन की वजह से मुश्किलात का शिकार है, ब्यूरोक्रेसी उसकी मैं आपको उसका मैं देता हूँ जवाब देता हूँ। चौधरी साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल होनी चाहिए और कुछ चीज़ें फिर हम जब डालते हैं वो, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिया। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ कि किस तरीके से इदारे कई दफ़ा ट्रबल्स खड़ी करते हैं। उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ वोट डालेगा उसके पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट भी होना चाहिए और नाइकॉप भी होना चाहिए। नाइकॉप मीन शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का। अब आप मैं जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो शनाख्ती कार्ड के साथ वोट डाल सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीन जो दुबई में रहता है, सऊदी अरब में मजदूरी करता है, वापस आए यहाँ वोट डालना है तो नाइकॉप भी दिखाए और पासपोर्ट भी दिखाए। अब इसमें बड़ी स्मार्टली जो पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहता है उसको एलिमिनेट किया गया। कैसे? वो जो ज़्यादा देर वहाँ लोग रहते हैं उनके पास उन मुल्कों के पासपोर्ट हैं और नाइकॉप है। हाँ, तो नाइकॉप और पासपोर्ट दोनों इकट्ठे कर दिए, ना पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, नाइकॉप है सिर्फ, शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट नहीं है। तो ऐसी एंड पासपोर्ट लिख दो ताकि वो वोट ही ना डाल सके। वोट डालेंगे तो पीटीआई को मिलेगा। तो उन्होंने वो दूध में मींगने डाल दी। अब जो नैब में भी है, एक बंदा पॉलिटिशियन है या एक बंदा ब्यूरोक्रेट है, वो एक डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक ज़मीन है जो हॉस्पिटल स्कूल की ज़मीन है लेकिन स्कूल बन गया है, वो ज़मीन को कॉलेज के लिए दे देता है लड़कियों के, और इस पर अगर कल को उसको या कोई और वहाँ लारी अड्डे के लिए दे देता है वो बिड होके शफाफ तरीके से। इस पर नैब का जो असरात है उससे बहुत सारे सरकारी अफसरान साइन नहीं करते। मुझे ये बताइए, लेकिन जब वो पैसा बनाता है वो तरमीम कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट होगी। नॉट नैब नहीं, आप कह दें हम नहीं कर रहे, आप कह दें हम नहीं, मैंने दोबारा कहा ना, इससे ये छोटी स्टेटमेंट नहीं होगी। मैं कह दूंगा कर रहे हैं, मैं कह दूंगा नहीं, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बड़े होंगे। हम नैब में उन चीजों को हम रैशनलाइज करना चाहते हैं जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया। एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी तनख्वाह 1.5 लाख है, असासे उसने बनाए हुए हैं 1.5 अरब के, बिल्कुल नैब को उसे पकड़ना चाहिए। वो तो असेट बियॉन्ड मींस है, नैब का कानून कहता है ना, वो तो पकड़ना चाहिए। लेकिन असेट बियॉन्ड मींस वाला भी रोना शुरू हो जाए कि मैं जवाब नहीं दूंगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो। ज्यादातर इस बात से मैं चौधरी साहब से एग्री करता हूं कि ज्यादातर जो लूटते हैं वही बेचारे बनते हैं इस मुल्क में। ये मुसीबत है। लेकिन अगर कहीं कोई लकूना है, अगर कहीं कोई होना चाहिए कि एक काम करने वाला बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है और उसको खतरा है कि कल को नैब उसे पकड़ लेगी, तो वहां हमें री लुक करना चाहिए। लेकिन वो जो लूटमार करने वाले लोग हैं, जो चौधरी साहब जिनकी बात कर रहे हैं, मैं वहां चौधरी साहब के बिल्कुल साथ हूं कि वहां कोई चेंज नहीं होगी, इंशाल्लाह ना करेंगे। उनके गले में रस्सा डालना चाहिए। और वो जो इतने बेचारे बने हुए इसलिए बने। लेकिन डॉक्टर साहब फिर इन अदर वर्ड्स ये एडमिशन है ना कि इसका मतलब शायद आपके नजदीक नैब उन लोगों पे भी हाथ डाल रहा है जिन्होंने कुछ नहीं किया। वो नैब की किसी से दुश्मनी है। दोबारा समझे, नहीं वो मैंने चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देखी लाहौर के एक शख्स की, और मैंने फिर उससे बात भी की। उसे कहा पुलिस कवानीन में तब्दीली करें। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसे हॉस्पिटल छोड़ा, मुझे 3 दिन तक पुलिस ने बिठाई रखा, इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि वो शख्स मर गया। बाद में सीसीटीवी और दूसरी चीज़ों से पता चला कि मैंने तो सिर्फ एक राही को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। अब क्या इस कानून में चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो कातल होगा उसको भी छोड़ देंगे हम। मेरे कहने का मतलब ये कि जब कवानीन बनते हैं, अब 1890 में बरतानिया में कानून था कि जो शख्स खुदकुशी करने की कोशिश करेगा उसको सजाए मौत दे दी जाएगी।
समझ रहे हैं बात को? जो मरने की कोशिश करेगा और कामयाब नहीं होगा उसको जरूर मारेगी स्टेट, उसको सजाए मौत दे देगी। ये रैशनल नहीं था, इवेंचुअली चेंज हुआ। तो नैब के कानून के अंदर भी कुछ इरेशनैलिटी जरूर होंगी, दुनिया के हर कानून में होती है, उनको ठीक कर दें और बाकी चलने दें। जो रस्सा डालना वो बिल्कुल चलना चाहिए। मैं बताता हूँ 1300 अरब रुपया तो अभी तक फंसा हुआ है ना रेफरेंसेस में, 1300 अरब। तो फिर ये पाकिस्तान का जो खजाना लूटा गया है और रेफरेंसेस दाखिल हुए हैं सर, तो अब ये पाकिस्तान के लोग की अच्छा एक आपका एक सेंसिटिव बात उसकी मैं करेक्शन करूंगा। वहां चली गई है जहां ऑपोजिशन पहले कहती थी और हुकूमत उसको डिनाई करती थी। अब प्रॉब्लम यह है कि हुकूमती वुज़रा ये बातें कर रहे हैं कि हम नैब की वजह से काम नहीं कर पा रहे, और सबसे अहम वजीर आजम के बाद वजीर खजाना वो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट। भाई साहब एक जरूरी चीज है, आपका टिकर चल रहा है, मैंने देखा गलत चल रहा है। वो मैंने ये नहीं कहा कि सियासतदानों को एट लार्ज फौज क्यों सलूट नहीं करेगी, वो ऐसे चल रहा है जैसे सियासतदान जो किसी हुकूमती ओहदे पे होगा, जैसे वजीर आजम है, सदर है, जिनका कोई आईनी होता है, उनको तो सलूट करेंगी। अब उथे मेरे चाचे का पुत्र कोई पॉलिटिशियन है जिहड़ा इलेक्शन लड़ रहा है, उसको नहीं करेंगी। तो ये करेक्शन कर लें कि मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो फौज है वो आइन के अंदर है, जहां आइन के अंदर उन्होंने सलूट करना वहां वो करेंगी। वो जैसे पंजाब पुलिस से मरियम साहबा सलूट करवाती थी उस तरीके से फौज सलूट। जो गिल साहब अभी बात कर रहे हैं ना, इन्होंने साथ में भी कह दिया ना कि मेरी भी ये ख्वाहिश है, मैं भी ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि उन लोगों पे हाथ डाला जाए कि जो लोग फेयर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना छोड़ा जाए जो करप्ट। लेकिन मैं एक मिनट, चॉइस साहब मुझे एक मिनट तो देते हैं। ये शौकत तरीन साहब वजीर खजाना बनने से पहले भी ये बात कह चुके हैं, आपको याद होगा ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि नैब की वजह से जो है वो ये मुल्क का ये हाल हुआ बहुत। और अब वो वजीर खजाना बने, फिर उन्होंने कहा और अब दोबारा ये बयान दिया है There must be something behind। वो मेरा ख्याल है कुछ हो रहा है। गिल साहब अभी उसको ओन नहीं कर पा रहे कि वो किस हद तक तरमीम होनी है, क्या होना है। मैंने तो आपको ओन कर दिया, बता दिया। गिल साहब और इनकी गवर्नमेंट को लोग जो है ना ये पकड़ेंगे कि तुम लोग तो आए थे लूट मार पकड़ने, तुम लोग आए। तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे एफआईए तंग कर रही है और तरीन साहब को रिलीफ मिली है। वो तरीन साहब का क्या हो रहा है? एक ब्रेक के बाद वो बताना चाह रहे हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई है शहबाज शरीफ। एक ब्रेक के बाद मजीद बात, रजिया नहीं है। वेलकम बैक जी। कश्मीर कैंपेन इलेक्शन जो है वो जारी है, तमाम जमातें एक दूसरे पर सख्त गोलाबारी कर रही हैं, इल्जामात लग रहे हैं। मरियम नवाज साहब ने आज कहा कि घर में घुसकर मारेंगे, इस तरह का कुछ बयान दिया। अगर आपको पहले सुनवाते हैं वो, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। तुम्हारी साजिशों के बावजूद नवाज शरीफ लंदन में बैठकर तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारता है। जी साबिर साहब, इसमें एक तो जो पिछला मौजूद था उसके बात करता हूँ। शौकत तरीन साहब जो नैब से काफी आवाजार हैं। शौकत तरीन साहब ये बात पहले भी कर चुके हैं और वो पहले भी उन्हें शर्त तय की थी, पहले मुझे क्लीन चिट दें उसके बाद मैं वजारत खजाना संभालूंगा। बिल्कुल इसका जिक्र किया भी मैंने। अब वो वजारत खजाना भी वो संभाल चुके हैं और अब पता नहीं उनका हिडन क्या डिमांड होगी जिसकी वजह से वो फिर एक नैब के खिलाफ बात कर रहे हैं। फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं और उनको बताना चाहिए कि वो कौन से फेडरल सेक्रेटरीज हैं जो उनके पास आते हैं और उनको बताते हैं, जबकि उनका मामला तो सिर्फ फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ है, चेयरमैन एफबीआर के साथ है। उनको बताना चाहिए कौन कौन से अफसरान हैं, कौन कौन से फेडरल सेक्रेटरीज हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और जिनको आके बताते हैं कि जी हम पे नैब का दबाव है, हम नैब की वजह से नहीं कर रहे और वो अंडर ओथ हैं शौकत तरीन साहब। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए और अगर वो सिर्फ बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक में आके एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आप उस पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन आप फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं, आपके पास वफाकी हुकूमत है, आपकी बात करी हुई वो एक आम आदमी की बात तो समझनी होगी। लेकिन साबिर साहब ये अगर क्विकली आप इस पे मुझे रिस्पांस दें, फिर मैं जरा चॉइस साहब और गिल साहब के पास भी आऊं। सवाल पूछना साहब जी आप बताएं। साबिर शाकिर साहब, अभी एक मोहतरमा मरियम नवाज साहब का एक बयान चला टेलीविजन पर कि नवाज शरीफ तुम्हारे घर पे घुस का है। मुझे बताओ ये किस दुश्मन का और किस मुल्क के वजीर आजम का बयान है जो वो अब आपने खुद बयान कर रही है पाकिस्तान के बारे में? हद हो गई है भैया, बताएं आप। सर मैं उससे पहले जो बात हो रही है मैं उसको ज्यादा
इम्पोर्टेंट है। मरियम सफदर साहबा की तरफ से उनकी बात भी करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना ख्याल है, मुझे शायद सिक्स सेंस कह रही है कि शौकत तरीन साहब शायद अपनी वजारत से आ चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं या फिर ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, बट चौई साहब तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बड़े उनसे मुतमईन है, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। चौई साहब के पास तो ये खबर है और बराह रास्त आपकी मुलाकात हुई है। बिल्कुल, तो वो कहते हैं एक तो मुतमईन है, उन्होंने कारकर्दगी की तारीफ भी की है। तो अगर कारकर्दगी की तारीफ तरीन साहब की वज़ीर आज़म कर रहे हैं तो फिर उनकी कुछ बातें भी सुनेंगे ना वो, कि कैसे जो है वो और बेहतरी की जा सकती है। नहीं तो शौकत तरीन साहब को ये कैबिनेट में बताना चाहिए कौन से फेडरल फैक्ट्रीज हैं जो उनके पास आके कहते हैं कि जनाब हम पे बड़ा दबाव है और हमसे गलत काम करवाया जा रहा है और हम गलत काम करना नहीं चाहते, और अगर हमने साइन कर दिए, जबकि बात तो दूसरी अपोजिट है। घोषणों की पॉलिसी बाज अफसर हैं जो करते हैं और बाज अफसरान ऐसे भी हैं जो कह चुके हैं कि मैंने ये काम नहीं करना। तो आपके ख्याल में मैं जरा ये चौई साहब से भी सवाल पूछूं, आपके ख्याल में शौकत तरीन साहब ने कैबिनेट में या वैसे बात नहीं की होगी अगर वो इतना टीवी पे आके बात? मैं कह रहा हूँ शौकत तरीन जो है ना, एक तो कोई बंदा भी मेरे समेत अकले कुल नहीं है ठीक है, उनकी एक राय है, फैसले इस गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं, वो ही वुड रादर रिजाइन। मैं आप तीनों से ये सवाल बार बार पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं 7-8 दिन में हम ये काम करने जा रहे हैं, जल्दी करने जा रहे हैं। हाँ जी, आपको बहुत ही लंबा इस स्ट्रेच कर गया इस पे। मैंने जैसे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि दुनिया का कोई कानून भी जो होता है सवाए हमारी पाक किताब जो कुरान पाक है उसके अलावा उसके अंदर कोई ना कोई गुंजाइश होती है चीज़ें। ठीक, ये बात आप बिल्कुल जमा खातर में रखिए कि जो अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ है उस पे आपसे और मेरे से कई हज़ार गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कमिटमेंट है। उनके बैठे हुए आप कोई परेशानी ना लीजिए। कोई सख्त हो सकता है तरमीम में और सख्तियाँ आ जाएं, अगर नैब के कवानीन में तरमीम हो रही बाद में आप यहाँ बैठ के कह रहे हो तो और सख्त कर देता है प्राइम मिनिस्टर, तो करना चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको और कोई डिस्कशन करते इसमें से कुछ नहीं निकलना। इस पानी में अगर हम मधानी डाल के रिड़कते रहेंगे इसमें से मक्खन नहीं निकलना, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ है इमरान खान, वो रिलीफ तो देने नहीं लगा किसी चोर डाकू को किसी सूरत। ये मैं आपको वाजे बता रहा हूँ, मैं उनके साथ बड़ा करीब से उन्हें देखता हूँ, मुमकिन ही नहीं है, उनका सगा भाई भी होगा तो उसको भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ब्रेक लेते तो ये नहीं हो सकता। एक बात मैं क्विकली कर दूं, ये जो घर में घुस के मरने वाली बात थी क्विकली कर दूं। हाँ। मरियम साहबा जो है उनके डायरेक्टर भी आपको पता आजकल सेनेट से बाहर हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर तो उनके बैठे ही किसी और मुल्क में हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं वो भी आजकल सेनेट से बाहर हैं, बेचारे नहीं सेनेट में आ सके। तो उनको कोई पाकिस्तान के जुमले नहीं मिलते, उनको कोई पाकिस्तानी फिल्में दिखा लें। वो सैफ अली खान की फिल्म थी जिसमें वो घर में घुस के मारते हैं। हालांकि अगर मरियम साहबा और मियाँ साहब गौर से देखें तो घर में घुस के सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी मारती है। वो कोई भी शख्स हो उसको गौर से इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए। घर में घुस के मारने का काम सिर्फ पाकिस्तान की फौज के। ये मोदी का जुमला है, इसको ना दोहराएं तो अच्छा होगा। हमें पता है कि आपके इंडिया से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है, लेकिन मोदी ने कहा था लेकिन पाकिस्तान फौज ने फिर उन्हें घर में घुस। मैं यही कह रहा कि काम पाकिस्तानी फौज का है, वो इधर उन्हें करना पड़े या उधर करना पड़े, घर में घुस के वही मारते हैं। अब ये कहते हैं ये तो नाम वाला खेल है, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। लेकिन घर में घुसकर पाकिस्तानी फौज ने इन्हें कैसे मारा वो इन्हें पता चल गया। एक ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन होगी। वेलकम बैक। गिल साहब, कश्मीर में उन्होंने कहा आप लोगों की इंटेंट और कंसिस्टेंसी से कह रहे हैं सूबा बनाना चाहते हैं आप लोग। पहले आप अपनी माँ हुकूमत अगर बना लेंगे तो आपकी अगली ख्वाहिश होगी कि आप सूबा बनाएंगे। मरियम साहब ने आपको देखिए बात ये है कि पॉलिटिकल बयानबाजी तो हम करते रहते हैं, सारी जमातें करनी चाहिए भी। मरियम साहबा से मुझे को खैर की तवक्को भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में राजा ज़फ़रुल हक जैसे लोग भी मौजूद हैं, सीजन लोग चंद हैं, भले वो 3-4 ही हों। उन लोगों को मरियम साहबा को फ़ोन करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें कुछ ज़िम्मेदारी है। तो नहीं वो ज़िम्मेदार, मैंने आपको बताया बचपन से ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्हें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। इस तरह की जब वो बातें करती हैं तो वो कश्मीर कॉज़ को नुकसान दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल सूबा नहीं बनाना चाहती, ये बिल्कुल वही बकवास है जो इंडिया कर रहा है।
ये वही बातें कर रही हैं। इनको थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए। इन्होंने पहले पाकिस्तान के सलामती के इदारों के ऊपर हमले किए, अब कश्मीर का एक कॉज जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के अंदर है, उसका एक स्टेटस है, इंडिया उसको सूबा बनाने जा रहा है अपना आपके सामने उन्होंने, और हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और ये उनकी ज़ुबान यहाँ बोल रही है कि पाकिस्तान सूबा बनाने जा रहा है। यही तो इंडिया कहता है कि हम भी सूबा बनाने जा रहे हैं, वो भी सूबा बनाने जा रहे हैं, हम एक ही जैसा काम कर रहे हैं। 370 रिवोक का तो मरियम साहबा को थोड़ा सा मैं इनसे 10 बदस गुजारिश करूंगा, मुस्लिम लीग नून के राजा जफरुल हक हों या जो और मुहिब्बे वतन 2-4 लोग इनके अंदर हैं, वो अब इनको वैसे तो छोड़ चुके हैं लेकिन बस नाम के इनके साथ हैं। कश्मीर कॉज पे मेरी आपसे 10 बदस गुजारिश है कि वो मरियम को फोन करें और उन्हें समझाएं कि ये जो वो जुमला कह रही हैं, ये इंडिया हमारे ऊपर ये इल्जामात लगाता है, ना हमारी हुकूमत का, ना नून, ना पीपल्स पार्टी, कोई जमात पाकिस्तान की कभी भी कश्मीर की कश्मीर की जो अहमियत है उस सारे इशू की, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। टुवर्ड्स द वेरी एंड, अब टाइम थोड़ा हमारे पास कम भी रह गया, मैं जरा कुछ ये एबटाबाद सिटी के मनाजर दिखा दें जी प्रोड्यूसर साहब कि क्या हुआ है वहां पर 2-3 दिन से। अगर फुटेज में आप ये देखें, ये अस्पताल है, अयूब मेडिकल हॉस्पिटल है, इसका हाल देख लें, और गाड़ियां पूरी डूबी हुई हैं, शहर पूरा ब्लॉक हुआ है। आपकी गवर्नमेंट है KPK में, ये शहर इस वक्त जो है वहाँ एहतजाज भी हो रहे हैं, दुहाइयाँ भी दी जा रही हैं, तो क्या इसके ऊपर जो है KPK में आपकी गवर्नमेंट है? दो चीज़ें मैं क्विकली बता दूं आपको। पिछले साल नज़र आया होगा किस तरह से साल या 2 साल पहले जद्दा के अंदर ऐसे ही पानी हर जगह पे फिर रहा था। जब कुदरती आफत आती है ना, अगर बारिश नॉर्मली 15 मिलीमीटर होती, 20 होती और एकदम 50 मिलीमीटर हो तो ऐसा होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें हो सकता है कोई इंक्रोचमेंट की भी वजह हो नाले के ऊपर। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इन्फॉर्मेशन में लाऊंगा, वो महमूद खान साहब से बात करेंगे, इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए, मैंने अमेरिका में भी फ्लड देखा हुआ है, मैंने हर जगह देखा है, जब हैवी रेन्स हो जाए, और अभी आपको याद है 4-5 साल पहले जो बे एरिया के ऊपर हुआ था अमेरिका में, उस टाइम कितनी तबाही बारिश। सर हमें ये बताएं कि एबटाबाद में आप प्राइम मिनिस्टर की नोटिस में ये बात फौरन लाएंगे ताकि ये जो है गवर्नमेंट फौरन एक्शन ले शहर है और डूबा हुआ है। देखिए पूरे पाकिस्तान में जहां शहर डूबता है हम उसकी बात करते हैं, और वाकई शहर है और बड़ा खूबसूरत शहर, बहुत इंपॉर्टेंट शहर। आपकी बात प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आज ही आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच चौधरी गुलाम हुसैन साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, शाकिर साहब मौजूद थे। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।